अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल सोवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर आई एम श्योर कि हमारे नाज़रीन भी खराफियत से होंगे। सर मुज़म्मिल साहब, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। सिंध का रुख करेंगे तो सीएम के पी का शानदार पुरतपाक इस्तकबाल किया, दिल खोल कर वेलकम किया गया, अजरक पहनाई गई। तो आखिर पीपल्स पार्टी क्या चाह रही है? हमने देखा कि पंजाब में उनका किस तरह से वेलकम किया गया था, सारी सूरत हाल, लिबर्टी चौक, हर चीज़ तो उनके सामने थी। तो अब जो सिंध में पीपल्स पार्टी ने इतना खुशाइंद वेलकम किया है और जलसे की इजाज़त भी दे दी, जहां मर्जी जो मर्जी करें, आप क्या कहेंगे, कैसे सम अप करेंगे, क्या चल रहा है? देखें, ये अब पीपल्स पार्टी ने यकीनन उनके सीनियर वज़ीर सईद गनी एयरपोर्ट पे गए हैं सोहेल अफरीदी को वेलकम करने, सिंध की अजरक पहनाने, उनको खुशामदीद कहा है। इतवार को सुबह मुराद अली शाह और सोहेल अफरीदी की मुलाकात है, मज़ार कायद पर जलसे की इजाज़त है। ये सब कुछ पंजाब से तो मैच नहीं करता है। पंजाब में तो जलसे की इजाज़त नहीं दी गई, पंजाब में तो वेलकम नहीं किया गया। पंजाब में तो मरीम नवाज़ पर इल्ज़ाम है कि उसने हाई हैंडेडनेस दिखाई। आज अता तारड़ भी पीटीआई के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज 2 दिन पहले डीजीआई एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पीटी सोहेल अफरीदी के ख़िलाफ़। अब एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट की ज़ुबान है, आईएसपीआर की बात है, एक तरफ फेडरल गवर्नमेंट है, एक तरफ पंजाब गवर्नमेंट है, एक तरफ सिंध गवर्नमेंट है। तो पॉलिसीज़ तो आपस में मैच नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी की जो पॉलिसी है, क्या वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से है, ये सब सवाल करेंगे। क्या एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से सोहेल अफरीदी को अजरक और टोपी पहनाई, सिंध की अजरक और सिंध की टोपी दी गई है? क्या इतना पुरतपाक उसका इस्तकबाल एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से है, या पीपल्स पार्टी ने एस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ करके ये किया है? क्योंकि आप देखें, मुल्क में एक पॉलिसी होनी चाहिए, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट जो पॉलिसी सिंध में है वही पॉलिसी पंजाब में होनी चाहिए, या जो पंजाब में है वही सिंध में होनी चाहिए। अब सूरत हाल यही है कि जो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी टुवर्ड्स पंजाब है वही एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी टुवर्ड्स सिंध होनी चाहिए। अब ये तो मैं नहीं मानता कि एस्टेब्लिशमेंट ने सिंध गवर्नमेंट को कहा होगा आप इस्तकबाल करें और पंजाब गवर्नमेंट को कहा होगा आप डंडे चला दें। ठीक है ना, दो काम दो तरफ तो नहीं हो सकती। एक जगह तो एस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ किया गया है, यहाँ पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसी आपको क्या एस्टेब्लिशमेंट लगता है कहाँ नाराज किया गया? असल बात तो ये बताएं ना। देखिए, हम बज़ाहिर तो हमें लगता है एस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसी है वो नून लीग पंजाब में वो पॉलिसी रखी गई है। पंजाब पे एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी इस वक्त को पीटीआई को फ्री हैंड देने की नहीं है। मतलब ये तो अब इससे तो ये जाहिर होता है कि अगर इमरान खान को कराची की जेल में ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो पीपल्स पार्टी इमरान खान की मुलाकातें भी खोल देगी, वहाँ पर मुलाकातें खुलेआम होंगी, वहाँ एक जश्न का समा होगा, जेल के बाहर जो है वो देगें बट रही होंगी, जेल के पार मेले का समा होगा, और सिंध गवर्नमेंट पूरी सहूलतकारी कर रही होगी। तो फिर, और चूँकि पंजाब में मरीम नवाज़ की हुकूमत है लिहाजा मुलाकातें बंद हैं। लेकिन ना अब सारा जो बुराई है वो मरीम नवाज़ और वफाक नून लीग पर आ गई है कि जी नून लीग सख्ती कर रही है, वरना पीपल्स पार्टी आप देखें ना, अगर एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी हो तो नून पीपल्स पार्टी के ऊपर दबाव ना हो, और अगर पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के दबाव को मुस्तरद कर सकती है तो नून लीग क्यों नहीं कर सकती? अगर पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के दबाव को नहीं मानती तो मुस्लिम लीग नून क्यों मानती है? अगर पीपल्स पार्टी सियासत अपने तौर पे करती है तो नून अपने तौर पे सियासत क्यों नहीं करती? और वो एस्टेब्लिशमेंट की किश्ती में बेवजह बहुत ज़्यादा क्यों सवार है, उसको भी एस्टेब्लिशमेंट को तनहा छोड़ देना चाहिए। तो बहुत सारे सवालात पैदा हो गए हैं। जो कराची एयरपोर्ट के मनाज़र हैं उन्होंने बहुत सारे सवालात पैदा किए हैं। एस्टेब्लिशमेंट के किरदार पर सवाल पैदा हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात पर सवाल पैदा हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की पॉलिसी पर सवाल पैदा हुए हैं। देखिए ना, अब सूरत हाल ये है कि अगर इसी तरह है तो 8 फरवरी को अगर वो मुल्क जाम करते हैं, तो अगर सिंध बंद होने पर पीपल्स पार्टी को कोई इतराज़ नहीं, तो फिर पंजाब बंद होने पर नून लीग को क्यों इतराज़ होना चाहिए? अगर पीपल्स पार्टी को सिंध में पहिया जाम पर कोई इतराज़ नहीं है कि पीटीआई खुलाकर पहिया जाम करे, तो फिर पंजाब में पहिया जाम पर नून लीग को क्यों इतराज़ होना चाहिए? तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रेड लाइन क्रॉस हो रही है। यहाँ तो पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी एक नहीं है, और एस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो लोग फासलों की बात करते हैं, जो सियासी इख्तलाफ की बात करते हैं, वो आज कराची एयरपोर्ट पे नज़र आया है।
وہ آج نظر آیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی سے پیپلز پارٹی نے انحراف کیا ہے اور ملک میں ایک پالیسی نہیں ہے. اب پی ٹی آئی کی محبت پیپلز پارٹی کو کہاں لے جائے گی وہ اپنی جگہ ایک سوال ہے، لیکن آج اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ ایک سوال ضرور ہے کہ آپ نے کانسیکوینسز ہوں گے، اس کے کوئی کانسیکوینسز ہوں گے جو پیپلز پارٹی کو فیس کرنے پڑیں گے آگے یا ابھی؟ دیکھیں ابھی تو اسٹیبلشمنٹ کو فیس کرنے پڑیں گے. اسٹیبلشمنٹ تو ایک ایسی بند گلی میں مجھے نظر آ رہی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو نہ چھوڑ سکتی ہے نہ رکھ سکتی ہے. آپ دیکھیں نا، یہ نظام اگر اسٹیبلشمنٹ نے چلانا ہے تو اب پیپلز پارٹی کے بغیر تو نہیں چل سکتا. 2 صوبوں کی حکومتیں ہیں ان کے پاس، پیپلز پارٹی کیش کرا رہی ہے. لیکن جی 2 صوبوں کی حکومتیں ہیں ان کے پاس، سندھ کی اور بلوچستان کی. آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ان کا ہے، زیادہ بڑے سٹیک ہولڈر ہیں. پنجاب کا اور کے پی کی گورنر ہے، چیئرمین سینٹ ہیں، صدر پاکستان ہیں. دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون سے زیادہ اقتدار کا حصہ اقتدار پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اور یہ اقتدار ان کو اسٹیبلشمنٹ نے دیا ہے. اب وہ یہ سارا اقتدار لے کر اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، تو یہ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کا معاملہ ہے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ سارا جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ محبت جو ہے وہ ندیم انجم کر گئے ہوئے ہیں، اور ندیم انجم کی یہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ان ڈیو اسپیس جو ہے موجودہ نظام میں دے کر گئے ہیں، ورنہ پیپلز پارٹی کی اتنی اسپیس نہیں بنتی تھی. اور اگر ہم دیکھیں، میں اس کو ایک اور طرح انالائز کرتا ہوں. ندیم انجم کے جانے کے بعد جب نئے ڈی جی آئی آئے ہیں عاصم ملک صاحب، تب سے مسلم لیگ نون مضبوط ہونا شروع ہو گئی ہے. آج عددی طور پر مسلم لیگ نون اتنی مضبوط ضرور ہے کہ پیپلز پارٹی مرکز میں اگر پی ٹی آئی کے ساتھ مل بھی جائے تو وہ کوئی حکومت نہیں گرا سکتی، کیونکہ مسلم لیگ نون نے اپنی کافی اور سیٹیں جیت لی ہیں، ابھی اور سیٹیں بھی آ رہی ہیں. تو وہ ٹیکنیکل بات تو یہ ہے، لیکن پیپلز پارٹی کیا کھیل کھیلے گی آگے جا کر اس نظام کے ساتھ، وہ پہلے کیا قیمت اپنی مزید لگوانا چاہتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان سب ٹھیک نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان این ایف سی پر اختلاف ہے، پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان نئے صوبوں پر اختلاف ہے، پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو صوبوں سے کچھ اختیارات وفاق کو بھیجنے پر اختلاف ہے. یہ سب اختلافات جو پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے ہیں وہ آج ہمیں کراچی ایئرپورٹ پہ نظر آئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کو اور ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملانے کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی پولیٹیکل بارگیننگ پوزیشن بڑھائیں. اور یہ کس حد تک کامیاب ہوگا، اس کو اسٹیبلشمنٹ جی ایچ کیو کیسے دیکھ رہا ہے، اس کو آپ پارا کیسے دیکھ رہا ہے، میں اس پر ابھی کوئی قبل از وقت قیاس رائے نہیں کرنا چاہتا. لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ آج جو کراچی ایئرپورٹ کے مناظر تھے اس سے آپ پارا اور جی ایچ کیو میں خطرے کی گھنٹیاں ضرور بجیں. کہ باغ جناح کے حوالے سے یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی نے جو مزار قائد پر جلسے کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی نے 25 لاکھ روپے جمع کرائے ہیں، جس میں 20 لاکھ روپے جو ہے وہ ریلی کی فیس ہے اور 5 لاکھ روپے سیکیورٹی ڈپازٹ ہے. پرمیشن جو ہے مزار قائد پر جلسے کی وہ کنڈیشنل ہے سیکیورٹی کلیئرنس پر، اور میٹر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجا جائے گا فار فائنل اپروول. A formal permit for the district administration is also required for the rally. اس کا مطلب ہے کہ سندھ گورنمنٹ پالیسی اور پوسچر کا کھیل کھیل رہی ہے. اب یہ جو مزار قائد پر جلسے کی اجازت کا جو بال ہے وہ بھی انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کی کورٹ میں ڈال دی ہے. یعنی اگر نہیں دی تو جی نون لیگ نے نہیں دیا، ہم تو آپ کو دینے کے لیے تیار تھے. ہم تو آپ کو سندھ کی اجرک پہنا رہے تھے، ہم تو آپ کے سر پہ ٹوپی رکھ رہے تھے، ہم تو پروٹوکول دے رہے تھے. لیکن اصل میں دیکھیں جی سیکیورٹی کلیئرنس تو فیڈرل گورنمنٹ نے دینی ہوتی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ نے سیکیورٹی کلیئرنس نہیں دی. تو اگر جلسہ روکنے کی بھی کوئی بات ہے تو وہ سندھ گورنمنٹ اپنے اوپر نہیں لینا چاہتی. ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گی، کیا یہ پوائنٹ ضروری ہوتا ہے کہ کہیں پر بھی جلسہ ہونا ہے کسی بھی صوبے میں کسی جگہ پر خاص مزار پر خاص جگہ پر اگر جلسہ ہونا ہے تو فیڈرل کو یہ چیز بھجوائی جاتی ہے اسمبلی میں، آپ اجازت دیں گے؟ یہ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہوتی ہے، یعنی انہوں نے دے ہیو سمارٹلی پلیڈ، رائٹ؟ سمارٹلی پلیڈ. اصل میں تو ہر ضلع میں ایک ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہوتی ہے جو اس صوبے اس ضلع کی سیکیورٹی کلیئرنس کرتی ہے. وہ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی جو ہے وہ سیکیورٹی کلیئرنس کرتی ہے. اس ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی میں آئی ایس آئی، ایم آئی بی، اسپیشل برانچ سب کے نمائندے موجود ہوتے ہیں. وہاں سب ایجنسیاں اکٹھی بیٹھ کر
डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी में ये सिक्योरिटी क्लियरेंस करती हैं। अब चूंकि पीपल्स पार्टी ने सियासी तौर पे कैश कराने के लिए अब जलसे की इजाज़त ना देने का दबाव आया होगा। पहले तो नासिर शाह साहब ने कहा हम जलसे की इजाज़त दे रहे हैं। मुझे लगता है रात के छितर परेड दोबारा शुरू हो गई तो उन्होंने कहा जी कि वो सिक्योरिटी क्लियरेंस तो फेडरल गवर्नमेंट करेगी। तो हर तरफ से इनका ही है ना। नहीं आप समझे, पीटीआई को पता ही है डबल गेम है। वो खुद केपी की हुकूमत चलाते हैं, उन्हें नहीं पता सिक्योरिटी क्लियरेंस कैसे होती है। ये डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस, ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? बेवकूफ तो उसको बनाए जिसने कभी हुकूमत ना की हो। 17 साल से उनकी हुकूमत है केपी में, वो रोज जलसों की इजाजत देते हैं। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी डबल गेम भी कर रही है और फिक्स में भी है। आप देखें ना, जलसे की इजाजत देकर विड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है दबाव आ रहा है और एस्टैब्लिशमेंट की नाराजगियों के फून खड़क गए हैं। ये पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है लाहौर में उसकी सरगर्मियाँ जारी हैं। अलामा सारफ की जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान ने निकल कर प्रूव करना है। हमें अपने कारकुनान पर, हमें लीडरान पर पूरा भरोसा है, जिस तरह से वो हमें सपोर्ट करते हैं। फिर इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट की पंजाब में जड़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो इस तरह के जो वो बयानात दे रहे हैं कितने सूदमंद हैं? देखिए, महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास का दौरा लाहौर को इतना कामयाब नहीं रहा। देखिए, उन्हें सुहेल अफरीदी जितना पब्लिक रिस्पांस नहीं मिल रहा। जो सुहेल अफरीदी को रिस्पांस मिला था लाहौर में, या कवरेज मिली थी, या जो इम्पोर्टेंस मिली थी, वो महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास को नहीं मिल रही है। और उनको पीटीआई उस तरह ओन भी नहीं कर रही है जिस तरह सुहेल अफरीदी को ओन किया था। उनकी कोई ख़ास एक्टिविटी भी नहीं हुई लाहौर में। आज बेचारे फारग ही बैठे रहे, एक सिर्फ मॉल टाउन में वर्कर के घर गए हैं। बाकी इस्टेब्लिशमेंट की जड़ें पंजाब में हैं, या सिंध में हैं, या बलूचिस्तान में हैं, या केपी में हैं। इस्टेब्लिशमेंट की जड़ें पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, और अगर इस्टेब्लिशमेंट की जड़ें मौजूद हैं तो बेचारे राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। अगर उनकी जड़ें ना हों तो वो नोटिफिकेशन हो ना जाए, और अगर इस्टेब्लिशमेंट की जड़ें ना हों तो मज़ार कायद के जलसे की इजाज़त देकर वापस ना हो। इस्टेब्लिशमेंट की जड़ों पर जो राजा नासिर अब्बास साहब को भाम नहीं होना चाहिए। उनको पता है इस्टेब्लिशमेंट की जड़ें कितनी मजबूत और कितनी गहरी हैं पाकिस्तान में, कि वो खुद भी उन जड़ों के आगे बेबस है। तो मुज़म्मिल साहब, एक खबर है कि बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि खान साहब की जानिब से उन्हें दी गई आखिरी हिदायत के मुताबिक वो पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान राब्तों में सहूलतकारी में मसरूफ़ है। लेकिन डीजी साहब ने तो हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सियासी जमातों से बात करनी है तो उनसे करें, हमसे नहीं करें। आप सियासी हुकूमत से बात करें, हुकूमत से बात करें। तो ये जो वो नहीं मान रहा का बयानिया बनाया जाता था, बैरिस्टर साहब पुरानी बात कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब गंडापुर के साथ थे। अच्छा। गंडापुर के बाद बैरिस्टर साहब की छुट्टी हो गई है। अब वो पीटीआई में इररेलेवेंट हो गए हैं। अब वो पीटीआई में उनकी कोई स्पेस नहीं है। अलीमा खान उनको ओन नहीं करती, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा उनको ओन नहीं करते। बेचारे फवाद चौधरी साहब की नेशनल डायलॉग कमेटी में बैठे हुए थे, वो कोई पीटीआई की कौमी कॉन्फ्रेंस में तो इनवाइटेड नहीं थे। जो पीटीआई ने कौमी कॉन्फ्रेंस की उसमें तो बैरिस्टर साहब को नहीं बुलाया था। ये तो फवाद चौधरी की डायलॉग कमेटी वाली कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे। मेरे ख्याल में बैरिस्टर साहब को गंडापुर इस्तेमाल करते थे अपने मकासद के लिए। गंडापुर गए तो बैरिस्टर साहब भी गए। मुझे नहीं लगता अब वो कोई सहूलतकारी कर रहे हैं। वो माजी की दास्तानें सुनाकर दिल को बहला रहे हैं। एक वक्त था वो पुल का किरदार अदा करते थे, एक वक्त था वो और एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान राब्ताकार थे, एक वक्त था वो आप नहीं। गंडापुर गए तो बैरिस्टर साहब गए, अब वो दरवाजे ही बंद हो गए। जो दरवाजे गंडापुर के होते हुए खुले थे एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान, वो गंडापुर के जाने के बाद बंद हो गए। गंडापुर ने वो दरवाजे एक्टिव नहीं रखे क्योंकि गंडापुर ही एक्टिव नहीं रहा। आप देखिए ना, या तो गंडापुर पॉलिटिकली एक्टिव हो और वो को रोल प्ले कर रहे हो तो एस्टैब्लिशमेंट उनसे बात कर रही हो। वो तो डेरा इस्माइल खान से निकलते ही नहीं है। वो तो पीटीआई के कोर कमेटी के भी मेंबर नहीं है। वो किसी जगह आते नहीं है। पीटीआई की जानिब से अगर वो आराम से घर बैठ गए जाकर, तो फिर दरवाजे भी घर बैठ गए। सर, अगर ये कहा जाए कि उन्हें यूज किया गया पीटीआई की जानिब से, तो नहीं, कोई यूज नहीं किया गया। उन्होंने अपनी वजारत आला एंजॉय की है। ज़िंदगी में एक मेराज है वज़ीर आला बनना। उसके बाद उन्होंने मज़ीद इस्टेब्लिशमेंट का खेल नहीं खेला और वो घर चले गए और आराम से एंजॉय कर रहे हैं। मुझे पता है, उनको पता है उनका पीटीआई में आगे कैरियर बहुत महदूद है, लेकिन वो अपनी जितनी इनिंग उन्होंने खेलनी थी खेल दी। इससे आगे वो खेलने के लिए तैयार नहीं। तो सर, आपसे जानना चाहूँगी कि मंगल को अडयाला जेल के बाहर अब क्या होगा?
کہا تو یہ جا رہا ہے کہ قرآن خوانی ہوگی اس دفعہ، پھر اس کے بعد پاکستان تحریک تحفظ آئین بھی فارم میں نظر آتی ہے. پھر یہ بھی کہا گیا علامہ صاحب کی جانب سے، جس طرح بھی میں نے پہلے فرمایا ہے کہ 8 فروری کو پورا پاکستان باہر نکلے گا. تو یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آخر کار؟ لیکن یہ اگر تو اس منگل کو 10,000 بندہ آ جاتا ہے تو ہم مان لیں گے کہ 8 فروری کو پورا پاکستان باہر نکل آئے گا. تو یہ اگلے منگل بھی اتنے 100-200 ہی بندے ہوئے تھے، پھر 8 فروری کو بھی 100-200 ہی بندے ہوں گے. آپ میری بات سمجھیں. محمود خان اچکزئی نے، علیمہ خان نے، سب نے کال دیا ہے کہ منگل کو 10,000 بندہ اڈیالہ ہونا چاہیے. اب اگر منگل کو 10,000 بندہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی کوئی اور کام کر لے، پھر یہ عوامی سیاست تو اس کے بس کی بات نہیں رہی ہے. پھر مقبولیت کا جنازہ ہے بڑے دھوم سے نکلے گا. تو میرے خیال میں ہمیں منگل کا انتظار کرنا چاہیے. منگل کو دیکھتے ہیں 10,000 بندہ آتا ہے. 10,000 بندہ آ گیا تو قرآن خوانی کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر تو دم مست کلندر ہوگا. اور اگر بندے 100-150 ہوں گے تو پھر چاہے کل قرآن خوانی کی بجائے کل خوانی کر لیں. پھر قرآن خوانی کی بجائے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بندے نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے؟ مجھے نہیں لگتا. مزمل صاحب، یہ جو اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی کو لے کر ایک بہت زیادہ بحث چھڑ گئی ہے، پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ سی ڈی اے نے ڈی ایچ اے کے ساتھ مل کر جو این ایچ اے ہے اس کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے. کیا واقعی ایسا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات ہے. اچھا. اور میں نہیں سمجھتا ڈی ایچ اے جو ہے وہ زمینوں پر قبضہ کرتا ہے، یا ڈی ایچ اے کسی ناجائز زمین پر پڑا ہے بنا ہے، یا ڈی ایچ اے کو رولز کی خلاف ورزی کرتا ہے. میرے خیال میں یہ فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے اکثر ڈی ایچ اے کو استعمال کیا جاتا ہے. تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے مزمل ساوردی آفیشیل یوٹیوب چینل. لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیجیے گا.